हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई आप सब लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक 12 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रोज दोपहर 12 बजे हिस्ट्री की क्लास लेके आता हूं गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो मुगल शासक थे उन्हें बादशाह कहा जाता है, दिल्ली के जो शासक रहे हैं उनको सुल्तान कहा जाता है। आखिर इसके बीच में ये क्या डिफरेंसेस हैं, एक तो ये पॉइंट हम लोग देखेंगे और दूसरा पॉइंट ये समझेंगे कि दिल्ली पे शासन करने वाले शासकों को सुल्तान या सल्तनत क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो आइए हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? दिल्ली सल्तनत। साथियों, सल्तनत इसको क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, दिल्ली सल्तनत कहने के पीछे? तो एक बात ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है दिल्ली से शासन करने वाले मुस्लिम शासकों ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, सुल्तान की उपाधि किससे मिली? खलीफाओं से उपाधि प्राप्त की, जिसके कारण इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए पॉइंट हो जाता है पहला कि दिल्ली सल्तनत इसको क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उनको सुल्तान की उपाधि मिली थी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, कुल 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने शासन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब 5 वंशों ने शासन किया, वो 5 वंश कौन से हैं ये हम लोग को जानना चाहिए। तो 5 वंश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। पहला जो वंश है जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? गुलाम वंश। साथियों ध्यान रखना, गुलाम वंश हम इसको बोलते हैं, साथ ही साथ एक और बोलते हैं, इसी को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि आखिर इन्हें मामलुक वंश क्यों कहा जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, गुलाम वंश या इसे कहा गया है मामलुक वंश। एक बात का ध्यान रखना, इसके 2 नाम और हैं इतिहास में। इसको इलबारी वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इलबारी वंश भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको जो है बलबनी वंश भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वंश के ये 4 नाम है, बलबनी वंश। और इस वंश का जो शासन होता है जी, वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इसका शासन होता है। यानी एक ही वंश है और इसके आप 4 नाम देख सकते हैं। अंग्रेजी वाला नाम जोड़ देंगे तो 5 नाम आ जाएंगे, यानी कि सेलेब डायनेस्टी। ठीक है, ओके। दूसरा इसके बाद आता है खिलजी वंश, या जिसको आप सब लोग खलजी वंश के नाम से भी जानते हैं। खिलजी वंश या खलजी वंश आप इसको कहते हैं। ये वंश चलता है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक ये वंश चलता है। ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखें। तीसरा आपके सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, और इसका शासन है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक इसका शासन होता है। इसके बाद चौथा आता है आपका सैयद वंश।
सैयद वंश, सैयद वंश आता है आपका, और सैयद वंश जाता है 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, इसके बाद पांचवी डायनेस्टी आपकी आती है लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश आपका आता है। ठीक है, लोदी वंश, और ये 1451 से लेकर के 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक इसका शासन आता है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन है, और वो तीनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीनों आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा शासन अगर किसी वंश का रहा है तो साथियों एक बात का ध्यान रखना, सबसे लंबा शासन रहा है तुगलक वंश का, तुगलक वंश का, जो जोड़ लीजिएगा, लगभग 94 ईयर्स के आसपास आएगा तुगलक वंश का, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है सबसे छोटा शासन, या सबसे छोटा या सबसे कम शासन, छोटा या कम शासन जिसका रहा है वो रहा है खलजी वंश का। वो किसका रहा है? खलजी वंश का, इस बात का ध्यान रखेंगे, खलजी वंश का। ठीक है, और तीसरा अगर आप देखेंगे, तीसरा जो है वो क्या आता है? एकमात्र सिया वंश। ध्यान रखना, सिया वंश। जितने लोगों ने भारत पर शासन किया, मतलब मुसलमानों ने शासन किया, वो सब के सब सुन्नी मुसलमान थे। एक सिया वंश जो था उसका नाम था सैयद वंश, इस बात का ध्यान रखेंगे। सैयद वंश जो है बच्चों वो क्या है? आपका सिया वंश है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। सबसे ज्यादा शासन किसने किया? तुगलक डायनेस्टी ने। सबसे कम किया खलजी डायनेस्टी ने। और एक मात्र सिया डायनेस्टी जो थी वो कौन सी थी? आप बोलेंगे सर वो थी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां तक ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम लोग एक एक करके इन सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो वंश आता है आपका, वो पहला वंश जो आपका आता है जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? गुलाम वंश। साथियों एक बात का ध्यान रखना, गुलाम वंश और इसका जो शासन रहा है 1206 से लेके 1290 तक इसका शासन रहा है। ठीक है, गुलाम वंश। तो पहली बात तो यहां पर आप देखेंगे, मैं कुछ पॉइंट यहां पे आपको इंडिकेट करूंगा। सबसे पहले इसकी प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो क्या है? लाहौर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। राजधानी क्या है? लाहौर है। ठीक है, और इस गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये कौन है? मोहम्मद गोरी का गुलाम है। मोहम्मद गोरी का क्या है? गुलाम है, इस बात का ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब भैया बहुत से इतिहासकार इसे गुलाम ना मानकर बल्कि क्या मानते हैं? मामलुक मानते हैं। ठीक है, बहुत से इतिहासकार, अब यहीं पर आपका पॉइंट शुरू हो जाएगा। ज्यादातर इतिहासकार ऐबक को मामलुक मानते हैं। मामलुक मानते हैं। मामलुक मानते हैं। अब ये मामलुक का मतलब क्या होता है? मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र पिता। स्वतंत्र पिता, ध्यान रखना, स्वतंत्र पिता का गुलाम पुत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, गुलामी क्या होता है? कई बार खानदानी हो जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें कटप्पा क्या कहता है कि मेरे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति जन्म से क्या होता है? वो माहिष्मती की गुलामी करेगा। क्लियर हुई बात?
तो यहां पर क्या आता है बात कि स्वतंत्र पिता, यानी कि इसके पिता गुलाम नहीं थे, लेकिन इसका बेटा जो है वो क्या है, गोरी का गुलाम बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये कोई खानदानी गुलाम नहीं था, बल्कि ये क्या था, मामलुक था, यानी स्वतंत्र पिता का ये गुलाम पुत्र था। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इसको मामलुक कहा गया और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं ऐबक का, थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके एक शासक के रूप में 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। एक बात का ध्यान रखें। इसके पहले ये क्या था, पहले ये ध्यान रखना, पहले अगर मैं बात करूं तो पहले क्या है, ये पहले बदायूं का गवर्नर था। क्या है ये, बदायूं का गवर्नर था। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले ये क्या है, बदायूं का गवर्नर था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने मलिक की उपाधि ली, ठीक है। अब एक बात और आता है कि इसको और क्या कहते थे बच्चों, तो इसे कुरान खां, ध्यान रखना, कुरान खां और लाख बख्श, ध्यान रखना, कुरान खां लाख बख्श कहते थे, ठीक है। कुरान खां का मतलब क्या हुआ, कुरान का पाठ, कुरान का स्वर में पाठ करता था। आपने देखा होगा बहुत जगह लोग नमाज पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे स्वर में पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो ये भी क्या करता था, कुरान का स्वर में पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान खां कहा गया। लाख बख्श का मतलब ये था दानी व्यक्ति था, इसलिए इसको क्या कहा गया, दानी कहा गया। कुरान खां और लाख बख्श इसके उपनाम थे, यानी इसके उपनाम थे। उपनाम का मतलब क्या है, इसे ये कहा गया, ठीक है, इसे ये कहा गया, इसके ये उपनाम थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। शुरुआती दिनों में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के तराइन की लड़ाई हो या चंदावर की लड़ाई हो, उसमें इसने मोहम्मद गोरी का बढ़ चढ़ के साथ दिया था। इसके अलावा इसका जो रुझान था वो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी धार्मिक जो सोच रही है वो क्या रही है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बात करूं तो पहला पॉइंट क्या आता है कि इसने अजमेर के संस्कृत विद्यालय को तोड़कर वहां पर अढ़ाई जानते हैं क्या होता है, अढ़ाई का मतलब क्या होता है, ढाई। अढ़ाई का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2, ठीक है, ढाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। अब एक बात यहां पर आप ध्यान रखें, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद क्यों पड़ा। अब इसके नाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। जनरली क्या है, अढ़ाई दिन का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना, अढ़ाई दिन में मस्जिद बनी। एक तो कॉन्सेप्ट ये आता है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, वहां अढ़ाई दिन का मेला लगता था,
ये दो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसको कहा गया। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहा गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि अजमेर में संस्कृत विद्यालय जो है उसको किसने बनवाया था, बीसल देव ने बनवाया था या विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था। ये आपको मैंने चौहान वंश पढ़ाते समय बताया होगा, ठीक है। तो 2.5 दिन में मस्जिद बनी या फिर वहां 2.5 दिन का मेला लगता था, इस वजह से इस मस्जिद का नाम है। अच्छा, एक खास बात का और क्या है बच्चों, 2.5 दिन मस्जिद, 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद जो है, मस्जिद की दीवालों पर आज भी रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीत गोविंद से जुड़े चित्र अंकित हैं या मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, ये मस्जिद आनन फानन में बहुत जल्दी बनाई गई, संभवतः 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हुई, क्योंकि इसकी दीवार आज भी वही है, केवल उसकी छत को तोड़ करके उसे गुंबद का आकार दे करके एक मस्जिद के रूप में उसको कन्वर्ट किया गया, और उसकी दीवार आज भी वही है, और इसी वजह से आज भी आप उस पर देख सकते हैं ये एक व्यवस्था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। तो इसने एक पॉइंट और क्या किया है, अगला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में बख्तियार काकी ये कौन है, ऐबक के गुरु, ठीक है। बख्तियार काकी, दिल्ली में बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव डाली। ध्यान रखना, अब कुतुब मीनार की नींव डाली है। थोड़ा सा मैं कुतुब मीनार के इतिहास पे भी डिस्कशन करूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुतुब मीनार का डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूं आप लोगों के सामने। कुतुब मीनार जो है इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं उसका भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो है नींव किसने डाली है, नींव डाली है ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसका पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, ओके। अब यहां पे बात आती है, इसमें 4 मंजिल थे, इसमें 4 मंजिल थे। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, ध्यान रखना, इसमें 4 मंजिल थे, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, 1365 में बिजली गिरने से एक तल टूट गया, जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराई और 2 मंजिल और बनाए,
2 मंजिल और बनाए, 2 मंजिल और बनाए। अब ये 2 मंजिल और बनाए तो ये अब क्या हो गई, अब 5 मंजिल हो गई। अब क्या हो गई, 5 मंजिल हो गई, क्योंकि 4 थी, एक टूट गया, 3 बचे, फिर 2 बनाया, 5 मंजिल। अब 5 मंजिल हो गई है, हो गई है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका क्या कहते हैं मीनार है, वो कुछ इस तरीके से है। ये देखते कुतुब मीनार में बना रहा हूं इस तरीके से, ये देख पाएंगे, ये कुतुब मीनार, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये है कुतुब मीनार आपके सामने। अब यहां पर आप देखेंगे ये शुरुआत के ये 3 जो आपको दिख रहे हैं, 3 है ना, 3 तल जो है वो लाल पत्थर के हैं, लाल पत्थर के हैं। और ये जो 2 तल आप देख पा रहे हैं ये संगमरमर के हैं, संगमरमर के हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया है, निर्माण कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। इस बात का ध्यान रखना, ये बात क्लियर हो गई सभी को, ये किसने करवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो अभी कितने मंजिल है ये कुतुब मीनार, 5 मंजिल है। अब इसी कुतुब मीनार के पास में क्या क्या है ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा इसके पास क्या क्या है, ध्यान रखें। इस मीनार का निर्माण 27 है, 37 है, हाँ ठीक है, 37 है, हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। जैन मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसलिए इस मीनार, ध्यान रखना, इस मीनार की दीवार पर आज भी हिंदू एवं जैन परंपरा से जुड़े चित्र मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए इस मीनार का निर्माण 37 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के बनाया गया, इसलिए इस मीनार की दीवार पर आज भी हिंदू जैन परंपरा से जुड़े चित्र मिलते हैं, ठीक है। और इस पे तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां भी थी जो अभी खंडित हो गई, बाद में उनको हटाया गया। अब इसी कुतुब मीनार के आसपास क्या क्या है, इसी के पास बनी अन्य इमारत कौन कौन सी है। अन्य इमारत में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अलाई मीनार, ठीक है। और क्या आता है, लौह स्तंभ, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अब यहां पर अलाई मीनार जो है इसका संबंध किससे है, अलाउद्दीन से है। अलाउद्दीन खिलजी, ये किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ये किसने बनवाया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया है, ध्यान रखना। कुब्बत उल इस्लाम ये ऐबक ने बनवाया है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसके आसपास और क्या क्या चीजें हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे आप सब लोग। देखिए कुब्बत उल इस्लाम जो है ये मस्जिद किसने बनवाई है, ऐबक ने, ठीक है, ऐबक ने बनवाई है। ये क्या है साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ये क्या है, पहली इस्लामिक मस्जिद, क्या है ये, पहली इस्लामिक
मस्जिद, ध्यान रखना पहली इस्लामिक मस्जिद, ठीक है, भारत में, ध्यान रखना ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, भारत में, भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद है ये कुब्बतुल इस्लाम। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए कुब्बत का मतलब क्या होता है, जनरली आप लोग क्या कहते हैं, कुब्बत का मतलब होता है ताकत। क्या होता है कुब्बत का मतलब? ताकत, ध्यान रखना, ताकत, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस्लाम की ताकत, इस्लाम की ताकत, इस्लाम की ताकत। ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब क्या हो जाएगा? इस्लाम की ताकत। इस बात का ध्यान रखना। ये सारा काम कौन करवा रहा है? ये सारा काम कौन करवा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहा है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये पूरा इतिहास आपके दिमाग में पहुंच गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली के उस शासक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, किस तरीके से उसका शासन यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, इस कुतुब मीनार में आपको मैंने बताया कि इसमें 3 राजाओं का नाम आता है। ऐबक ने नींव डाली, पूरा इल्तुतमिश ने किया, फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत कराई। और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, यहीं पे आपको बता दे रहा हूं एक पॉइंट और, सिकंदर लोदी, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, की मरम्मत कराई। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भी क्या किया? इसकी मरम्मत कराई थी। तो यहां तक आप देख सकते हैं 4 सुल्तानों का संबंध इनसे है, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, ठीक है। तो 4 सुल्तानों से इसका संबंध है। तो कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ गया। कुब्बतुल इस्लाम आपके सामने आ गया। 2.5 दिन का झोपड़ा मैंने आपको बता ही दिया। इसने कौन कौन सी उपाधियां ले रखी थी? इसने जो है मलिक की उपाधि ले रखी थी, आपको बताया ही है, मलिक की उपाधि, और इसे कुरान खां लाख बख्श कहा ही जाता था, ठीक है। तो ये लगभग इसके पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। और भैया ये राजा बनने से पहले क्या है? ये व्यक्ति राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या है? बदायूं का गवर्नर है, ठीक है। और हुआ क्या, हुआ क्या, 1210 में लाहौर में, लाहौर में चौगान, चौगान या जिसको आप कहते हैं पोलो, पोलो खेलते समय, खेलते समय घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर, गिरकर, घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, मौत हो गई। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये चौगान या पोलो जो है, ये खेल भारत कौन लाए थे? ये खेल, यह खेल तुर्की, ध्यान रखना, यह खेल तुर्की लोग भारत लाए, भारत लाए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये खेल कौन लेके आया था भारत में, तो ये तुर्की लोग लेके आए थे ये खेल भारत में, ठीक है। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखें कि ऐबक ने अपनी पूरी जिंदगी, राजा बनने के बाद जो 4 साल 5 साल का रहा है, उस पूरी जिंदगी में ऐबक ने अपने उन्हीं खास दोस्तों के साथ संघर्ष किया जिनके साथ कभी वो कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध कर रहे थे। जी हाँ, नाम है ताजुद्दीन यल्दूज और कुवाचा, है ना, नसीरुद्दीन कुवाचा। ये दोनों लोग हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक को नीचे करने का प्रयास कर रहे थे, या कहीं ना कहीं इनको मारने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं दिल्ली पर खुद शासन करना ये लोग चाहते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऐबक के समय, ऐबक के समय ताजुद्दीन, ताजुद्दीन यल्दूज और कुवाचा का संघर्ष जारी रहा,
या कह सकते हैं अपने चरम पे रहा। ठीक है, ऐबक ने अपनी 2 पुत्री, आपको कल की क्लास में बताया था ना कि एक लड़की की शादी की, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो दूसरी लड़की की भी शादी कर दी थी। अपनी 2 पुत्री की शादी कुबाचा से की तथा एक बेटी की शादी तथा एक पुत्री की शादी अपने गुलाम इल्तुतमिश से की। इस बात का ध्यान रखेंगे, किससे की? इल्तुतमिश से की, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, इल्तुतमिश से की थी। अब भैया एक बात बताइए, ऐबक तो चौगान खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई। अब घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई, उसके पीछे भी तमाम कहानी है, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया भी होगा। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कर्ण सिंह, और उनका एक घोड़ा हुआ करता था, और उस घोड़े को ये लेके आए थे और उसी घोड़े पे बैठ करके ये वो खेल खेल रहे थे, और उस घोड़े ने इनको पटक पटक के मार डाला। ये कहानी है, ठीक है, और इसको आप लोगों को पढ़ाया भी होगा मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इल्तुतमिश से इनकी शादी तो हो जाती इनकी बेटी की, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, ऐबक की मौत हो जाती है। अब ऐबक की जो मौत हो जाती है तो यल्दूज और कुवाचा ये दोनों षड्यंत्र ये करते हैं कि अब हमारे पास मौका है, अब हम किसी तरीके से दिल्ली पर किसी को बिठा पाए तो अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा सा ये र्यूमर बना दिया कि ऐबक के जो बेटा है वो गद्दी पर बैठा है, और उसका नाम क्या था? आराम शाह, ठीक है ना। आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया। अब आराम शाह को गद्दी पर बिठाया तो गया, लेकिन आराम शाह क्या वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था? तो सच्चाई ये सामने आती है कि ऐबक का कोई बेटा नहीं था। ऐबक की केवल और केवल 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। बस ये एक र्यूमर उड़ाया गया कि आराम शाह जो था वो ऐबक का बेटा था। और आप सभी लोग जानते हैं कि राजा महाराजाओं के परिवारों के बारे में जनता को पता नहीं होता है कि कौन किसका बेटा है, कितने बेटे हैं, ठीक है। अंदर के लोगों को या महल के लोगों को भले मालूम होता है कि कौन राजा की पत्नी है, कौन राजा का बेटा है। अब बाहर जो जनता है उसको क्या पता कि कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नी है कि नहीं है। अब जो महल के अंदर के कर्मचारी थे वो सब लोग कुबाचा और यल्दूज जो है इनके सबके कहने में आ गए, और उन सब लोगों ने आराम शाह को जो है इनका बेटा स्वीकार कर लिया और आराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन दरबार में ऐसे भी कुछ लोग थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की निष्ठा के साथ जुड़े हुए थे। निष्ठा मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जुड़े हुए थे। उनको यह बात पता था कि आराम शाह ऐबक का बेटा नहीं है, और आराम शाह को इन लोगों ने जो गद्दी पर बिठाया है वो केवल और केवल एक पपेट है, शासन इन दोनों का होने वाला है। ऐसे में ये पूरा का पूरा शासन बर्बाद जाएगा, और जो मोहम्मद गोरी ने एक स्टेट एस्टैब्लिश किया है वो भी खराब हो जाएगा, बर्बाद जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो उन तमाम जो विश्वासपात मंत्री थे, जो ऐबक के मंत्री थे, उन लोगों ने ऐबक के मरने के बाद ऐबक के दामाद यानी इल्तुतमिश को पत्र लिखा। और उस समय इल्तुतमिश कहाँ है? बदायूं के गवर्नर के रूप में है, क्योंकि ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी की शादी की थी और उसे बदायूं का गवर्नर बनाया था। एक समय ऐसा भी था कि ऐबक राजा बनने से पहले वो भी बदायूं का गवर्नर था। तो यूं कहें कि उस जमाने में दिल्ली का सिंहासन बदायूं से होकर गुजरता था, ठीक है। बदायूं उत्तर प्रदेश में है। तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को पत्र लिखा यहाँ के कुछ विश्वासपात मंत्रियों ने ऐबक के, कि साहब आप लाहौर जल्द से जल्द आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और आप जो है गद्दी पर बैठिए, हम आप लोगों के समर्थन में खड़े रहेंगे। तो ऐबक, माफ कीजिएगा, तो इल्तुतमिश जो है उस पत्र को पढ़ता है और उसके बाद तत्काल जो है बदायूं से लाहौर पहुंचता है। लाहौर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उन मंत्रियों की सहायता से तथा प्रजा का विश्वास जीतने में वो सफल हुआ। प्रजा को ये लोग कन्विंस कर ले गए, क्योंकि प्रजा बगावत करेगी तो उसका फिर कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्रजा को इन्होंने कन्विंस किया
तमाम जो मंत्री इनके सपोर्ट में थे उनको कन्विंस किया, राज्य के अन्य कर्मचारियों को कन्विंस किया। तो ऐसे में क्या हुआ, इल्तुतमिश सफल हो गया और करीब करीब 2-3 महीने के संघर्ष के बाद वो लाहौर की गद्दी पर बैठने में काबिज हुआ। अब उसको इस बात का जो है एहसास हो गया था कि अगर मैं लंबे समय तक लाहौर में रहूंगा या तो मेरी हत्या हो जाएगी या तो फिर मुझे गद्दी से उतार दिया जाएगा। ऐसे में उसने क्या किया, अपनी राजधानी को लाहौर से हटा करके दिल्ली चेंज कर ली, ठीक है, और यहीं से राजधानी क्या हो जाती है, दिल्ली हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आराम शाह, और आराम शाह के बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है, आराम शाह गद्दी पर बैठा। यह ऐबक का पुत्र नहीं था, ऐबक का पुत्र नहीं था, ठीक है, ऐबक का पुत्र नहीं था। लगभग 1210 से 1211 तक इसने शासन किया। लगभग 6-8 महीने तक इसने शासन किया होगा, ठीक है, शासन किया। इल्तुतमिश तुर्क अमीर का मतलब जो बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे, मंत्री है ना, सेनापति है ना, तुर्क अमीर। इल्तुतमिश तुर्क अमीर के निवेदन पर, क्योंकि इन्होंने पत्र लिखा था ना, निवेदन पर लाहौर पहुंचा और आराम शाह को गद्दी से हटाकर स्वयं बैठा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी यहां पे आपके सामने आ गई है। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया है, गद्दी पर इन्होंने बिठाया और किस तरीके से आराम शाह को गद्दी से हटाकर स्वयं ये बैठ गया, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? जितना पॉइंट मैंने अभी तक आपको लिखाया है, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, जितना पॉइंट मैंने आपको बताया। और एक बात ध्यान रखना, ये कुतुब मीनार को लेकर के जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये अभी आधे फैक्ट्स हैं, इस बात का ध्यान रखना, अभी आधे फैक्ट्स हैं। आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। जो इनसे रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछता है क्या कि कुतुब मीनार के अहाते में, अहाता मतलब आंगन में क्या क्या चीजें हैं, तो लौह स्तंभ है। ये क्वेश्चन आपसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, एक परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी की, ठीक है, तो वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लौह स्तंभ है विक्रमादित्य का, वो कौन सी जगह पर है या किसके आंगन में है, तो वो कुतुब अहाते में है। कुतुब अहाता मतलब कुतुब कोर्टयार्ड, कुतुब कोर्टयार्ड मतलब कुतुब मीनार के सामने है, ठीक है। हाँ, मेहरौली, ठीक है, दिल्ली। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करने चल रहा हूं किसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश साथियों, एक बात का ध्यान रखना, इल्तुतमिश के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये है 1200, ये व्यक्ति जो है ये 1236 से लेकर के माफ कीजिएगा 1211 से लेके 1236 तक ये शासन करता है, 36 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये है कौन। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, यह इलबारी मुसलमान है, यह एक
इलबारी मुसलमान है, इलबारी तुर्क था, ठीक है। यह क्या था? एक इलबारी तुर्क था। इसलिए इस वंश को इलबारी वंश कहा गया, इलबारी वंश भी कहा गया। मैंने आपको 4 नाम बताए थे ना, वही है। अगला पॉइंट क्या आता है? बदायूं का गवर्नर था। अगला पॉइंट, ऐबक का दामाद तथा गुलाम था, ठीक है। और इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्लेव्स ऑफ द स्लेव, मतलब इसे गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, इससे गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम शासक। क्यों? क्योंकि गोरी का गुलाम कौन? ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है। इतने पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों इसने क्या किया, ध्यान रखना। इसने क्या किया था? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश ने राजधानी, ध्यान रखना, राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाई। इस बात का ध्यान रखेंगे, दिल्ली बनाई, ठीक है। और इसने क्या किया? कुछ सिक्के जारी किए, शुद्ध अरबी, ध्यान रखना, शुद्ध अरबी भाषा में चांदी का टंका, सोने का सिक्का टंक, तांबे का सिक्का जीतल चलाया। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये पॉइंट इसका ये हो जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ? न्याय के लिए, ध्यान रखना, न्याय के लिए मतलब इसने जस्टिस के लिए क्या काम किया था? आपको भी कुछ याद आएगा, ध्यान से पढ़ना, लिखना, देखना। न्याय के लिए महल के गेट पर संगमरमर के दो हाथी लगवाए, जिनके गले में न्याय की जंजीर बंधवाई। ध्यान रखना, न्याय की जंजीर बंधवाई, जिसे न्याय यानी जस्टिस, जिसे न्याय चाहिए हो वह घंटी बजाए, ठीक है। जिसे न्याय की जरूरत हो वो क्या करे? घंटी बजाए। ऐसे ही जहांगीर ने भी किया था।
यहां पे पॉइंट में कर दे रहा हूं, ऐसे जहांगीर ने भी किया था, जहांगीर ने भी किया था, ध्यान रखना। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इल्तुतमिश कर रहा है, ठीक ऐसे ही जहांगीर कर रहे हैं। अब भैया एक बात और ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने और क्या किया, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की, एकता प्रथा की शुरुआत की, ध्यान रखना, एकता प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। एकता प्रथा का मतलब जमींदारी, जमींदारी या वेतन के बदले जमीन, वेतन के बदले, वेतन के रूप में जमीन देना, ठीक है, वेतन के रूप में जमीन देना, एकता प्रथा, इसकी शुरुआत यहां पे इन्होंने किया। 40 तुर्कों का दल, 40 तुर्कों का दल, यानी जिसको बोलते हैं तुर्कान-ए चिहलगानी, तुर्कान-ए चिहलगानी, तुर्कान-ए चिहलगानी या चालीसा दल, चालीसा दल की स्थापना की, ध्यान रखेंगे इस बात का। तुर्कान-ए चिहलगानी या चालीसा दल की इसने क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है भैया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए हैं इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की, जमींदारी, वेतन के रूप में जमीन देना, चालीसा दल, तुर्कों के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं, ठीक। अब मैं आपको केवल 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, इसके बाद इल्तुतमिश का रेस्ट पॉइंट और इसी में लेके आऊंगा चंगेज खान, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी 2 पॉइंट आपको बताने चल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि यल्दूज और कुबाचा, ये लोग ऐबक के टाइम पे भी संघर्ष कर रहे थे, इनके टाइम पे भी संघर्ष कर रहे थे। तो हुआ क्या, ध्यान रखना, 1215 में ताजुद्दीन यल्दूज को, ठीक है, और 1216 में कुबाचा को, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अब इसको अलग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं। यल्दूज को इल्तुतमिश ने हराया, इल्तुतमिश ने हराया, ठीक है। और आगे चल के हुआ क्या बेटा, ताजुद्दीन यल्दूज जो है ये सिंधु में कूदकर आत्महत्या की, सिंधु में कूदकर आत्महत्या की, ठीक है। कुबाचा को यहां पर आप देखेंगे, कुबाचा को क्या हुआ, तराइन के तृतीय युद्ध में हराया और ये आग में कूदकर आत्महत्या की, आग में कूदकर आत्महत्या की, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं आपको इल्तुतमिश के 48 बच्चों के बारे में बताऊंगा कि आखिर मरते समय इल्तुतमिश का क्या हाल हुआ था, और मैं आपको बताऊंगा इस चालीसा दल के लोगों ने क्या किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की तरफ इंडिकेट किया था कि ये मेरे बाद शासिका बनने के लिए सबसे योग्य है, ठीक है। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे डे आफ्टर टुमारो, यानी मंडे को दोपहर 12 बजे, ओके। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी और कितनी अच्छी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं मंडे
on 12 p.m. Galaxy YouTube classes. Thank you. राम राम, जय हिंद.